हाय गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसे एआई बूम की वजह से बहुत मैसिव बेनिफिट हुआ। कंपनी का नाम है जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स और ये कंपनी रिफर्बिश्ड लैपटॉप्स बनाती है। मतलब ये कंपनी क्या करती है, पुराने लैपटॉप्स को मार्केट में सेल करती है एंड दैट इज़ हाउ दे मेक मनी। अब आप ये सोचोगे कि एक पुरानी लैपटॉप सेल करने वाली कंपनी को एआई बूम से कैसे बेनिफिट हो सकता है। गाइज यही आज का हमारा फोकस है, क्योंकि ये जो कंपनी है ना, उसने FY26 के अंदर बहुत ही आउटस्टैंडिंग रिजल्ट दिया है एंड गोइंग फॉरवर्ड एज वेल द कंपनी इज पॉइज्ड टू डू रियली वेल। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, इस कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझ लेते हैं। गाइस देखो, होता क्या है ना, ये कंपनी क्या करती है बेसिकली कि जितने भी पुराने लोगों के लैपटॉप्स हो जाते हैं ना, उनको ये क्या करती है, वापस मार्केट में खरीद लेती है और फिर उसको वापस कन्वर्ट करके थोड़ा उसके अंदर चेंजेस करती है, उसके अंदर जितनी भी उसके अंदर प्रॉब्लम्स होती हैं उन सबको सॉर्ट करती है और उसके बाद उन लैपटॉप्स को वापस मार्केट में सेल कर देती है। अब होता क्या है ना गाइस, देखो ये कंपनी जो है ना, ये दो तरीके से काम कर रही है। इसकी जो मेजर मार्केट है ना, वो B2B प्लेयर्स है। मतलब 95% जो इसका बिजनेस आ रहा है ना, वो B2B कस्टमर्स के थ्रू आ रहा है। मतलब कैसे, जैसे आप देखते हो ना, बहुत सारी कंपनीज है, जैसे वो क्या करती हैं, उनके पास थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉयज़ होते हैं और उन सारे एम्प्लॉयज़ को अपने अपने लैपटॉप्स देने हैं सो दैट दे कैन वर्क प्रॉपरली। अब होता क्या है ना, उनके जो लैपटॉप्स अगर कंपनी मार्केट से खरीदती है तो उनको सारे नए लैपटॉप्स खरीदने पड़ेंगे। ये कंपनी क्या कर रही है, पुराने लैपटॉप्स को नया जैसा बना देती है और उसके बाद क्या होगा ना कि वही लैपटॉप को ये जो कंपनीज हैं वो उस लैपटॉप को अपने एम्प्लॉयज़ को देती हैं और वो सारे अपने काम कर सकते हैं। कहीं एक बात सोचो ना, एज लॉन्ग एज द कंपनी इज कंसर्न, कंपनी अगर अपने एम्प्लॉय को एक लैपटॉप दे रही है तो उसको भी पता है कि उसको कुछ स्पेसिफिक काम ही कराने हैं उसके अंदर, एंड फॉर दैट वो एक ऐसा लैपटॉप चाहिए होता है जो बेसिक काम अच्छे से कर दे और बाकी उसके अंदर और थोड़े कम फीचर्स भी होंगे तो भी चलेगा। और ये कंपनी क्या करती है, पुराने लैपटॉप्स को वही कन्वर्ट करके उसके अंदर जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको फुलफिल करके वो इन कंपनीज को सेल कर देती है। अब होता क्या है, इनकी जो कॉस्टिंग रहती है ना, वो आप ये समझ लो कि नए लैपटॉप अगर मार्केट से अगर ये कोई कंपनी खरीदे, उससे 50% प्राइजेस पर ये ऑलरेडी उनको सेल कर देते हैं। अब आप सोचो, जितनी भी कंसल्टेंसी कंपनीज हैं या NBFCs हैं या बैंक्स हो गए या कोई भी और MNC हो गई, उन सबको लैपटॉप्स की रिक्वायरमेंट रहती है। अगर उनको लैपटॉप्स की रिक्वायरमेंट रहेगी तो आप ये सोचो ना, अगर ये कंपनी उनकी कॉस्टिंग को 50% से कम कर देती है तो डोंट यू थिंक इन कंपनीज के प्रॉफिट मार्जिन्स गोइंग फॉरवर्ड बूस्ट हो जाएंगे। एंड दैट इज समथिंग दिस कंपनी हैज ऑलवेज बीन वर्किंग अपॉन। अब हो क्या रहा था ना, 2 इयर्स पहले तक इसकी जो सिचुएशन थी वो काफ़ी डिफरेंट थी, क्योंकि होता क्या था ना, मार्केट के अंदर आपको पता है कि नए नए लैपटॉप्स की जो प्राइजेस जो हैं वो कंसिस्टेंटली कम होते जा रहे थे। और उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या था, जैसे ही नई टेक्नोलॉजी आती थी, जैसे ही नए टाइप का नए फीचर्स का लैपटॉप आता था, तो पुराने फीचर्स का लैपटॉप जो था वो सस्ता हो जाता था। तो ये कंपनीज क्या करती थी, उन सस्ते वाले लैपटॉप्स को बाय कर लेती थी एंड दे यूज्ड टू बाय न्यू लैपटॉप्स अर्लियर। तो होता क्या था, ऑल्दो ऐसी मार्केट भी थी जो रिफर्बिश्ड लैपटॉप्स को यूज कर रही थी, लेकिन बहुत सारी ऐसी कंपनीज भी थी जो नए लैपटॉप्स भी बाय करती थी और बहुत कुछ कंपनीज ऐसी भी थी जो पुराने लैपटॉप्स को भी बाय करती थी टू सेव कॉस्ट। तो हो क्या रहा था ना, इस कंपनी का उन पर्टिकुलर कॉर्पोरेट्स के साथ इनका टाई अप था एंड दे यूज्ड टू मेक मनी आउट ऑफ दिस थिंग। लेकिन इसमें क्या था, क्योंकि कंपेटिटिव प्रेशर बहुत हाई हुआ करते थे, इसकी वजह से इनका जो एवरेज सेलिंग प्राइस जो था वो यूजुअली थोड़ा कम रहता था। इसका मतलब वो कंसिस्टेंटली कई बार वो गिर भी जाता था। मतलब उनको लैपटॉप को सस्ता सेल करना पड़ता था, पुराने लैपटॉप को, तभी वो मार्केट में अपनी सेल को कर पाते थे। क्योंकि नए लैपटॉप्स की अगर वैल्यू गिरती रहेगी तो डेफिनेटली फिर इनको भी अपने पुराने लैपटॉप्स को सस्ते में बेचना पड़ेगा, तभी जाकर ये मार्केट में अपने लैपटॉप्स को सेल कर पाएंगे। तो FY24 तक तो ये सिचुएशन चलती रही। लेकिन अभी क्या हुआ है गाइस, दैट इज़ वेयर थिंग्स हैव गॉटन रियली इंटरेस्टिंग, क्योंकि जब से AI का बूम आना स्टार्ट हुआ है, अब लॉजिकली एक बात सोचो गाइस, AI के जितने भी आज की डेट में आप समझो, जितने भी हम जितना भी AI को यूज़ कर रहे हैं, उसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे मैसिव अमाउंट ऑफ मेमोरी कार्ड और मेमोरी चिप्स की रिक्वायरमेंट रहती है, जो कि कंपनीज लाइक NVIDIA और Qualcomm और ये सारी कंपनीज जो है ना, ये सारी की सारी चिप्स को बनाती हैं। अब होता क्या है ना कि ये जितने भी लैपटॉप्स हैं, अब उनके अंदर ये सारी की सारी मेमोरी कार्ड्स ये सब यूज़ होते थे, मेमोरी चिप्स यूज़ हुआ करती थी। लेकिन हुआ क्या है, जब से नए नए डेटा सेंटर्स बनने लगे हैं, जिसके अंदर क्या होने लगा है ना, बहुत ही मैसिव रिक्वायरमेंट पड़ रही है मेमोरी चिप्स की। तो जितनी भी कंपनीज हैं जो मेमोरी चिप्स बनाती हैं, उन कंपनीज ने क्या सोचा, क्योंकि देखो सबके पास कैपेसिटी तो है लिमिटेड, तो उन्होंने क्या सोचा कि अगर हमें हाई मार्जिन्स अगर अर्न करने हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो लैपटॉप्स और मोबाइल फ़ोन्स के लिए जो मेमोरी कार्ड्स लगते हैं, हमें उनकी प्रोडक्शन को कम करना होगा और हमें इसकी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइप के जो मेमोरी चिप्स जो है ना,
उसके अंदर हमारे जो मार्जिन हैं दे आर मच मच हायर। तो फिर वो कंपनीज जो है ना वो ज़्यादा बेनिफिट अर्न कर पाएंगी, ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी अर्न कर पाएंगी अगर वो एआई रिलेटेड अगर वो मेमोरी कार्ड्स को अगर बनाती हैं तो। लेकिन इसकी वजह से हुआ क्या, जैसे ही मेमोरी चिप्स की जैसे ही हुआ क्या ना, मेमोरी चिप्स की जो डिमांड है वो तो देखो मोर और लेस कांस्टेंट ही है या थोड़ी थोड़ी बढ़ भी रही है, लेकिन जो इसकी सप्लाई है ना वो एकदम से मार्केट से कम होने लग गई। और स्पेसिफिकली ये कब से होना स्टार्ट हुआ, अक्टूबर 2024 से। अक्टूबर 2024 से लेके अप्रैल 2025 के बीच में आप ये समझ लो कि जो चिप्स के प्राइजेस जो थे ना, अगर वो $23 का अगर वो प्राइस था तो वो इंक्रीज हो गया टू अराउंड $125, मतलब कि ऑन एन एवरेज 5x इंक्रीज। ये तो चलो एक टाइप की मेमोरी चिप हो गई, और भी अगर बाकी भी मेमोरी चिप्स की अगर आप बात करो तो 2x टू 5x, मतलब इतना मैसिव इंक्रीज हो गया इन मेमोरी चिप प्राइसेस। अब सिंपल सी बात समझो, अगर मेमोरी चिप जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है किसी भी लैपटॉप का या किसी भी मोबाइल फ़ोन का या किसी भी टैबलेट का, इसकी वजह से क्या हो रहा है ना, इन सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की जो वैल्यू है या जो प्राइजेस हैं, नए नए जितने भी लैपटॉप्स आएंगे या आईपैड्स आएंगे गोइंग फॉरवर्ड या टैबलेट्स आएंगी, मोबाइल फ़ोन्स आएंगे, इन सबके प्राइस आप ये समझ लो अराउंड 40-50% से इंक्रीज़ कर गए हैं बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। और अगर ये प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे तो होगा क्या, मतलब जितने भी लोग पहले कंसिडर कर रहे थे नए लैपटॉप्स को खरीदना, अब वो ये क्या सोचेंगे कि यार अब इसके प्राइसेस 40-50% से इंक्रीज करते जा रहे हैं, और साथ में क्या हो रहा है, एक तो प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं और ऑन टॉप ऑफ इट लैपटॉप्स की प्रोडक्शन भी है ना वो भी रिड्यूस हो रही है। मतलब अगर आप FY26 का डेटा अगर आप चेक करो तो 11% से लैपटॉप प्रोडक्शन जो है ना लास्ट ईयर के कंपेरिजन में मतलब वो कम हो चुकी है। इसका मतलब एक तरफ क्या हो रहा है, नए लैपटॉप्स मार्केट में आ ही नहीं रहे, 11% से कम हो गई है उस नंबर ऑफ यूनिट्स दैट दे हैव प्रोड्यूस दिस ईयर। क्यों, एक तो प्राइसेस भी महंगे हो गए हैं और दूसरी बात क्या है, कंपनीज भी थोड़ा थोड़ा कम प्रोड्यूस कर रही हैं क्योंकि जब मेमोरी चिप्स ही नहीं मिल पाएंगी, एक तो मेमोरी चिप की शॉर्टेज भी चल रही है एंड दैट इज व्हाई द प्राइस आर मच मच हायर। तो हो क्या रहा है ना, लैपटॉप जो है ना, नए नए लैपटॉप्स मार्केट में वैसे भी कम आ रहे हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पर। अब नए लैपटॉप्स अगर कम आएंगे, प्राइसेस ऑलरेडी बढ़ चुके हैं, हाउ इट इज़ गोइंग टू बेनिफिट GNG इलेक्ट्रॉनिक्स। या लॉजिकली सोचो ना, ये कंपनी अब बेसिकली कर रही है, ये कंपनी कर रही है पुराने लैपटॉप्स को सेल कर रही है। अगर नए लैपटॉप्स की वैल्यू बढ़ेगी तो इनके पास भी एक हेडरूम हो जाएगा कि यार ये भी अपने प्राइजेस को थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इनके जो एवरेज सेलिंग प्राइस जो है ना वो इंक्रीज कर रहा है। अब एक बात समझते हैं, इसके बिजनेस को एक बार ओवरऑल फिर से गो थ्रू करते हैं। देखो 95% इसका जो बिजनेस है ना वो B2B कस्टमर से आ रहा है, जितने भी कॉर्पोरेट्स हैं उनके थ्रू, और 5% इनका बिजनेस जो आता है ना वो B2C कस्टमर से आता है। मतलब ये समझ लो हमारे जैसे लोग, अगर मान लो कोई सी जैसे फॉर एग्जांपल इनके क्या है ना, इनकी कंपनीज के साथ ना टाइप है, जैसे क्रोमा के साथ हो गया या फिर विजय सेल्स के साथ टाइप हो गया, रिलायंस डिजिटल के साथ टाइप हो गया, और ये HP के ऑथराइज्ड रिफर्बिश्ड प्रोवाइडर्स हैं, बेसिकली सर्टिफाइड हैं उनसे। ये साथ में लिनोवो और HP के साथ भी सर्टिफाइड है। कहने का मतलब क्या, अगर इनके कोई भी लैपटॉप्स होंगे तो ये क्या करते हैं कि आप इनके शोरूम में जाकर आप बोल सकते हो कि मेरे पास ये लैपटॉप है, और इसके वो क्या करते हैं, आपको एक्सचेंज प्राइस में या फिर आपको कुछ उसका प्राइस ऑफर कर देते हैं। फिर वो क्या करेंगे, ये लैपटॉप्स को ना कलेक्ट करके ये सारे जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, ये सारे के सारे लोग क्या करते हैं, इन सारे लैपटॉप्स को GNG इलेक्ट्रॉनिक्स के पास भेज देते हैं। फिर GNG इलेक्ट्रॉनिक्स क्या करेगा, इन लैपटॉप्स को वापस, इसके अंदर किसी की स्क्रीन खराब है, किसी के अंदर कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, किसी का कीपैड नहीं चल रहा, किसी का कोई भी पर्टिकुलर इशू हो सकता है, उन सारी चीज़ों को वो बिल्कुल रिजॉल्व करते हैं, उसको न्यू लाइक बनाते हैं बिल्कुल, और उसके बाद उसे मार्केट में हायर प्राइस पे सेल कर देते हैं। दैट इज व्हाट द ओवरऑल बिजनेस मॉडल ऑफ द कंपनी इज ऑल अबाउट। अब गाइस देखो, ये जो बिजनेस है ना, ये ओवरऑल जो है ना, ये लेस वैल्यू और हाई वॉल्यूम ग्रोथ के ऊपर काम करता है। मतलब इसके अंदर वैल्यू इतनी ग्रो नहीं कर सकती जितनी की वॉल्यूम पे काम हो सकता है, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात ये है, और ये कमोडिटी लाइक बिजनेस रहा अभी तक, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया इस पॉइंट ऑफ टाइम पर लास्ट 1.5 ईयर्स के अंदर जब से ये चिप शॉर्टेज का काम चल रहा है ना, उसकी वजह से क्या हो रहा है, इनके अंदर वैल्यू ग्रोथ भी आ रही है और साथ में वॉल्यूम ग्रोथ भी इस कंपनी को अच्छे से मिल पा रही है, एंड दैट इज वाई द कंपनी हैज़ बीन डूइंग रियली रियली वेल। अब हो क्या रहा है, इसकी अगर मैं मार्केट की बात करूं, देखो ये कहाँ पर ये मेजरली अपने लैपटॉप्स को, रिफर्बिश्ड लैपटॉप्स को सेल कर रही है। देखो इसका जो 75% जो मार्केट है ना वो इंटरनेशनल मार्केट्स है, जिसके अंदर US हो गया, यूरोप हो गया,
अफ्रीका हो गया और यूएई हो गया। लेकिन इस 75% के अंदर ना 50% मार्केट सिर्फ यूएई से ही आती है। तो अब ये समझ लो इनके लिए सबसे बड़ी मार्केट कौन सी हो गई, यूएई सबसे बड़ी मार्केट हो गई। और 25% जो इनका बिजनेस है ना दैट इज कमिंग फ्रॉम इंडिया। मतलब इंडिया के अंदर जैसे टीसीएस हो गया, इन्फोसिस हो गया, अगर इनको भी लैपटॉप्स की रिक्वायरमेंट है तो ये लोग भी क्या करेंगे, जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स से डायरेक्टली बाय कर लेंगे। और होता क्या है ना, ये अब सिंपल सी बात समझो, अगर ये लोग कंसिस्टेंटली लैपटॉप सेल कर रहे हैं, इनको सोर्स भी तो करना पड़ेगा पुराना लैपटॉप, वो कहाँ से आएगा। क्योंकि देखो B2C के अंदर ना ज़्यादा लोग सेल भी नहीं करते एक पॉइंट के बाद। होता क्या है, इनके जो मेजर जो इनके जो सोर्स है ना ऑफ सप्लाई ऑफ ओल्ड लैपटॉप्स, वो भी कॉर्पोरेट्स हैं। कॉर्पोरेट क्या करेगी, पुराना लैपटॉप देगी, फिर ये क्या करेंगे, उसको रिफर्बिश करेंगे और उसको किसी और कंपनी को दे देंगे या फिर उसी कंपनी को वापस दे देंगे एट अ सर्टेन मार्जिन। तो बेसिकली इसी तरीके से ये लोग सोर्स करते हैं और कुछ परसेंटेज ऐसा है जो इनसे B2C कस्टमर्स के थ्रू इनके पास आ जाता है। तो इस तरीके से इनका ओवरऑल बिजनेस चलता है। अब हो क्या रहा है ना, देखो यूएई और यूरोप की बात हो रही है, यूएस की बात हो रही है, तो हो क्या रहा है ना, एक इनको फायदा एक इस चीज़ का भी हो रहा है कि करेंसी जो है ना हमारी, तो करेंसी डिप्रिशिएट करती जा रही है एंड दे आर अर्निंग इन डॉलर्स और दे आर अर्निंग इन दिरम्स। तो हो क्या रहा है ना, जब ये वापस कन्वर्ट करें तो इनका करेंसी का भी थोड़ा सा इंपैक्ट मिल जाता है, थोड़ा उसका भी फायदा मिल जाता है। दैट इज़ वन थिंग। अब दूसरी चीज़ अगर हम बात करें, देखो यूएई का अगर ध्यान आएगा तो मिडिल ईस्ट के अंदर जो क्राइसिस चल रही है, विल बी टॉकिंग अबाउट दैट ऑल्सो। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या चल रहा है ना, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वहाँ पे प्रॉब्लम चल रही है। तो इस कंपनी की मैनेजमेंट से ना इस पर्टिकुलर कॉन कॉल के अंदर Q4 FY26 की कॉन कॉल के अंदर जब पूछा गया कि एक आप बताओ कि आपका इस कंपनी का क्या इम्पैक्ट आ रहा है बिकॉज ऑफ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्राइसिस, तो कह रहे हैं हमारे ऊपर कोई इम्पैक्ट है ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे जितने भी आइटम्स हैं ना वो क्या करते हैं, हम एयर लॉजिस्टिक्स के थ्रू सेंड करते हैं। बेसिकली अगर मान लो अगर इंडिया से अगर माल जा रहा है यूएई तो भी वो फ्लाइट से जा रहा है, आ रहा है तो भी फ्लाइट से आ रहा है, तो हमें शिपिंग को यूज़ करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ रही एंड दैट इज़ वाई हमारे ऊपर ऐसा कोई इम्पैक्ट नहीं है इस पॉइंट ऑफ टाइम पर। अगर मैं इनकी फैसिलिटीज़ की बात करूं, देखो इनके पास ना 5 मेजर फैसिलिटीज़ हैं। एक इनके पास है यूएस के अंदर जो डल्लास के अंदर है, दूसरी इनके पास है इंडिया के अंदर, एक नवी मुंबई के अंदर इनका एक ओवरऑल इनका मैन्युफैक्चरिंग बेस है, और तीसरा क्या है इनके पास मिडिल ईस्ट के अंदर इनके 3 इनके वहाँ पर और वहाँ पर सेटअप्स हैं, वहाँ पर फैसिलिटीज़ हैं जहाँ पर ये रिफर्बिश करते हैं लैपटॉप्स को और वहीं पे ही सेल कर देते हैं। बिकॉज यूएई के अंदर तो ऑब्वियसली देखो इट मेक्स मोर सेंस ऑल्सो, क्योंकि 50% इनका रेवेन्यू जो है वो सिर्फ यूएई से ही आ रहा है। तो अब ये समझ लो ना कि वहाँ पर तो इट मेक्स सेंस, दे हैव 3 फैसिलिटीज़ देयर जहाँ पर ये लोग वहाँ पर ही बनाते हैं, वहाँ पर ही रिफर्बिश करते हैं और उसी को फिर मार्केट में सेल भी कर देते हैं। एक और चीज़ हमको इस कंपनी की समझनी पड़ेगी कि ये कंपनी जो है ना ये एसेट लाइट मॉडल पे वर्क करती है। मतलब एक बात समझो, इस कंपनी को मैन्युफैक्चरिंग कुछ नहीं करनी, दे हैव फैसिलिटीज़ जहाँ पर ये लोग क्या करते हैं, जो पुराने और जो ब्रोकन लैपटॉप्स होते हैं उनको प्रोक्योर करके लेकर आते हैं, फिर वहाँ पर टेक्नीशियंस और इंजीनियर्स वहाँ बैठते हैं जो उसको रिफर्बिश करते हैं और उसके बाद उसको वो वापस आगे सेल कर देते हैं। तो कहने का मतलब ये है दे आर नॉट मैन्युफैक्चरिंग लैपटॉप्स इन द फर्स्ट प्लेस। ये हमको बात समझनी पड़ेगी, ठीक है। तो एसेट लाइट बिजनेस है क्योंकि कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तो इनके पास है ही नहीं। इनका बिजनेस जो है ना एक्चुअली वो वर्किंग कैपिटल हैवी है। क्योंकि वर्किंग कैपिटल क्यों हैवी होगा, लॉजिकली एक बात सोचो यार, मुझे इन्वेंट्री चाहिए क्योंकि जब तक मेरे पास इन्वेंट्री अच्छे से नहीं होगी तब तक मैं आगे सेल कैसे करूँगा। तो मुझे क्या है ना, क्योंकि मेरा पैसा जो है किसी प्लांट के अंदर तो मेरा लग नहीं रहा, तो मेरा पैसा जो मेजरली जो ब्लॉक होता है ना वो इन्वेंट्री के अंदर हो रहा है। क्योंकि होगा क्या, मुझे कम से कम 3-4-5 महीने की इन्वेंट्री को पहले से ही लेकर रखना पड़ेगा, जिससे कि मेरे पास कांस्टेंट सप्लाई ऑफ ओल्ड लैपटॉप्स रहे, जिससे कि मैं उसको रिफर्बिश करके अपने क्लाइंट्स को टाइम से पहुंचा सकूं। तो दैट इज़ वेयर कंपनी का हो क्या रहा है ना, इन्वेंट्री लेवल जो है ना वो थोड़ा सा एलिवेटेड रहता है और उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि हुआ क्या ना, इस बार Q4 FY26 के अंदर अगर आप इनके नंबर्स को देखोगे ना तो इन्वेंट्री लेवल्स जो है ना वो इंक्रीज़ कर गए हैं। तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने इसके ऊपर कंसर्न दिखाया, लेकिन यार ये लॉजिकल नहीं है। अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है तो डेफिनेटली उसके थोड़ा बहुत इन्वेंट्री लेवल्स भी बढ़ सकते हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पर। दैट इज़ अनदर थिंग, ठीक है। अगर मैं साथ में एक और बात करता हूँ, इनके रिसीवेबल्स देखो, होता क्या है ना कि ये जिनको भी अपना प्रोडक्ट दे रहे हैं वो सारी कॉर्पोरेट्स हैं। अब कॉर्पोरेट्स को उन्होंने अपना प्रोडक्ट सेल कर दिया तो उसके अंदर ही पैसे आने में भी थोड़ा सा टाइम लग जाता है। या फिर थोड़े रिटेलर्स हो गए, कोई ऐसे रिटेलर्स भी होते हैं ना जो मतलब ओल्ड लैपटॉप्स को, रिफर्बिश्ड लैपटॉप्स को रीसेलर्स बोलते हैं बेसिकली, उनको मार्केट में सेल कर रहे होते हैं, वो भी बल्क में आपसे लैपटॉप्स उठा लेते हैं। लेकिन इन लोगों को भी ना इनको 25 to 30 days 40 days इनको देने पड़ते हैं जिससे कि ये अपने पैसे रिकवर कर सके।
गेटिंग माई पॉइंट। तो होता क्या है ना गाइस, इसकी वजह से क्या है, इनकी एक तो रिसीवेबल्स भी बढ़ रहे हैं थोड़े, और थोड़ा इनका इन्वेंट्री लेवल भी बढ़ रहा है। अब लॉजिकली एक बात सोचो, ऑन एन एवरेज हो क्या रहा है ना, इसकी वजह से 6 महीने का पैसा, इनकी जो वर्किंग कैपिटल का जो पैसा है ना, वो हमेशा स्टक रह रहा है, जिसकी वजह से कंपनी को थोड़ा डेट लेना पड़ रहा है मार्केट से, जिसकी वजह से इसका डेट टू इक्विटी रेशियो भी थोड़ा सा इंक्रीज कर गया है। लेकिन वो ना इतनी प्रॉब्लम नहीं है गाइस, एज लॉन्ग एज द कंपनी इज शोइंग गुड परफॉर्मेंस। अब एक बार FY26 के नंबर्स पे आ जाते हैं गाइस। लॉजिकली एक बात सोचो, कंपनी जो है ना, उसने FY26 के अंदर, जब FY26 जब स्टार्ट हुआ था ना, तो मैनेजमेंट ने क्या बोला था कि हम इस साल 25% पे सेल्स को ग्रो करेंगे। देखो मैनेजमेंट जो है ना, वो काफ़ी कंजर्वेटिव अपना गाइडेंस देती है कि हम इतना ग्रो कर पाएंगे, लेकिन मैनेजमेंट ने एक्चुअली ग्रो कितना किया, मैनेजमेंट ग्रू सेल्स बाय 34% वाई ऑन वाई, राइट। और साथ में अगर मैं सिर्फ Q4 के नंबर्स की बात करूं तो 43% इंक्रीज था Q ऑन Q। अगर मैं Q4 ऑफ FY25 और Q4 ऑफ FY26 को अगर मैं कंपेयर करूं, 43% से इनका जो सेल्स ग्रोथ जो है ना, वो हुआ है इन द लास्ट कंपेयर टू द लास्ट ईयर क्वार्टर, राइट। तो देखा जाए तो कंपनी जो बता रही है उससे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। इसका मतलब मैनेजमेंट खुद ही ये बात बोल रही है कि वी विल बी कंजर्वेटिव इन आवर गाइडेंस, लेकिन वही वाली बात है, वी हैव गुड पोटेंशियल, और ये अभी तक हमारा बहुत अच्छा साल रहा एंड गोइंग फॉरवर्ड ऑल्सो, क्योंकि ये प्रॉब्लम अभी सॉल्व नहीं होने वाली है। क्योंकि यार एक बात समझो, ये प्रॉब्लम सॉल्व कब होगी, जब मेमोरी चिप्स के प्राइसेस जो है वो मार्केट में कम होने स्टार्ट होंगे। वो कब हम कम होने स्टार्ट होंगे, जब उसकी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ पाएगी। लेकिन जितनी भी ये कंपनीज हैं जो ये मेमोरी चिप्स बनाती हैं, ये इतनी इजीली नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं खड़ा कर सकते, क्योंकि इनको पता है ये भी वापस शिफ्ट नहीं करेंगे इतनी इजीली टू लैपटॉप्स एंड मोबाइल्स, क्योंकि इनको पता है कि वहाँ उतने मार्जिन्स नहीं है कंपेयर टू जो आज की डेट में एआई का जो इंफ्रास्ट्रक्चर या डेटा बूम जो चल रहा है डेटा सेंटर्स का, उसके अंदर मार्जिन्स बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो बहुत ही हाई पावर्ड मेमोरी चिप्स यूज़ करते हैं, राइट। तो वो लोग भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे कि यार हमें जिसमें मैक्सिमम फायदा होगा हम वही बनाने वाले हैं। तो जब तक मेमोरी चिप्स की डिमांड फिर से केटर नहीं हो पाती थ्रू द सप्लाई, तब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती, जिसके अंदर अभी एटलीस्ट 1 to 2 ईयर्स तो इजीली लग जाएंगे, और गोइंग फॉरवर्ड हमें ट्रैक करना पड़ेगा हाउ थिंग्स गोज फ्रॉम हियर। साथ में मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि कंपनी जो है ना, अपने एवरेज सेलिंग प्राइस जो है वो भी अपना इंक्रीज कर पा रही है। गाइस देखो हो क्या रहा है ना, जैसे मैंने आपको बताया कि जब नए लैपटॉप्स की अगर वैल्यू बढ़ जाएगी, तो पुराने लैपटॉप्स या रिफर्बिश्ड लैपटॉप्स भी वो अच्छे प्राइस पे आगे मार्केट में सेल कर पाएंगे, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग। जिसकी वजह से हो क्या रहा है ना, कंपनी का जो एबिडा मार्जिन जो है ना, वो भी 10.6% आया इस बार, कंपेयर टू 8.9% लास्ट ईयर। मतलब ये समझ लो ऑलमोस्ट 1.5 1.6 1.7% के अराउंड जो था ना, इतना डिफरेंस आ गया इनके एबिडा मार्जिन के अंदर भी। और अगर मैं पैट मार्जिन की बात करूंगा इस, तो वो भी 7% पे आ गया है इस साल, कंपेयर टू 4.9% लास्ट ईयर। और साथ में आप एक बात समझो, साथ में हो क्या रहा है ना, ये कंपनी लास्ट ईयर तक कितने यूनिट्स ऑफ रिफर्बिश्ड लैपटॉप सेल कर रही थी, 5.9 लाख यूनिट सेल कर पा रही थी। इस बार इन्होंने 7.27 लाख को सेल किया है। तो देखा जाए तो ये 23% वॉल्यूम ग्रोथ भी हो गया। कहने का मतलब क्या है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, वॉल्यूम ग्रोथ इनका मेजर गेम है। थोड़ा बहुत वैल्यू का इनको इम्पैक्ट मिल पा रहा है, वैल्यू इंक्रीज कर पा रही है, क्योंकि मार्केट में न्यू लैपटॉप्स के प्राइसेस बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से इनका जो ओवरऑल सेल्स ग्रोथ है ना, वो 34% रजिस्टर किया है। गोइंग फॉरवर्ड भी अगर मैं मैनेजमेंट का अगर मैं गाइडेंस देखूँ ना, तो मैनेजमेंट अभी भी बोल रही है कि 25% पे ही हम ग्रो करेंगे। लेकिन वही वाली बात है, मैनेजमेंट इज जस्ट बीइंग कंजर्वेटिव हियर। और लेकिन अब हमें हर क्वार्टर में इसको चेक करना पड़ेगा। दैट इज समथिंग वी नीड टू फोकस अपॉन, कि ये जो कंपनी है क्या ये ऑनलाइन है कि आगे जाके भी वो 30-35% पे ग्रो कर सकती है और इवन मोर। क्योंकि गोइंग फॉरवर्ड अगर लैपटॉप्स हैं, अगर वो नंबर ऑफ न्यू लैपटॉप्स जो मार्केट में आ रहे हैं अगर वो और कम होते जाएंगे, तो नेचुरली होगा क्या, प्राइजेस 40-50% से और इंक्रीज कर जाएंगे गोइंग फॉरवर्ड, या उससे भी और आगे इंक्रीज कर सकते हैं। और अगर वो इंक्रीज कर गए तो इनका एवरेज सेलिंग प्राइस पे और ज्यादा बेनिफिट हो पाएगा इनको, एंड अल्टीमेटली दे कैन मेक मोर मनी आउट ऑफ दिस होल थिंग। तो गाइस दैट इज समथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड कि देखो इस कंपनी के अंदर ना, अगेन दिस कंपनी ऑल्सो हैज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल। वही चीज़ है कि हमें बस एक ही चीज़ करनी है, जैसे मैं आपको हर वीडियो के अंदर बताता हूँ, दैट वी हैव टू कीप ट्रैकिंग, वी नीड टू नो द राइट काइंड ऑफ पैरामीटर्स, जिससे हमें ये पता चल जाए कि ये कंपनी गोइंग फॉरवर्ड क्या अच्छा परफॉर्म कर सकती है कि नहीं कर सकती। कॉन कॉल के अंदर देयर आर लॉट ऑफ पॉइंट्स विच आर गिवन, या इन्वेस्टर पीपीटी या एनुअल रिपोर्ट के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, लेकिन हमें कौन से स्पेसिफिक पॉइंट्स पे फोकस करना है जिससे हम कंपनी का ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग को बिल्डअप कर सकें और हम ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ का फायदा उठा सकते हैं गोइंग फॉरवर्ड। दैट इज समथिंग एक्चुअली, एज I've told you earlier as well, that is something we teach in our equity research boot camp as well. तो अगर आपको इस पर्टिकुलर फील्ड में इंटरेस्ट आ रहा है, आपको इन सेक्टर्स को समझने में इंटरेस्ट आता है, तो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड यू टू
टेक अ लुक एट दिस पर्टिकुलर बूट कैंप। इसका डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।